टॉपिक नेम है लिबरलाइजेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिबरलाइजेशन के बारे में। हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को पढ़ रहे हैं, यानी वो इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1950 के बाद अडॉप्ट किया गया। 1950 के बाद नहीं, 1990 के बाद अडॉप्ट किया। 1950 से लेकर के 1990 तक का तो पॉलिसी हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा, और सेकेंड चैप्टर के एंड तक हम लोगों को ये पता चल गया था कि वो पॉलिसी कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट लेके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हर सेक्टर में देखने को हमें मिला उन पॉलिसीज का, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा था, जिसके नतीजे में रिजल्ट ये हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस अराइज हो गया था कंट्री में। एंड रीजन कि हमें कर्ज लेना पड़ा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से। इन दो संस्थाओं से कर्ज लेने के लिए $7 बिलियन का जो कर्ज हमें मिला था वो कंडीशनल था। कई सारे कंडीशन लगाए गए थे। उस कंडीशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन लगा वो था कि इकोनॉमी को ओपन अप करना है, यानी जो इकोनॉमी को हमने बंद कर रखा था, विदेशी ऑर्गेनाइजेशन को आने के लिए हमने रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रखा था, इसको खत्म करने के लिए कहा गया था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अडॉप्ट करा, और पॉलिसी अडॉप्ट करने को यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अगर कहा जाए कि एलपीजी पॉलिसी है तो यह भी गलत नहीं होगा। जहां पे एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन। एल का क्या मतलब है? लिबरलाइजेशन। इससे पहले आपको याद होगा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी फॉलो कर रहे थे हम लोग। कौन सा पॉलिसी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या मतलब था उसका? इसका मतलब था कि जो चीजें विदेश से आ रही हैं वो चीजें हम विदेश से नहीं लेंगे, बल्कि अपने ही कंट्री में बनाने का कोशिश करेंगे। कम से कम चीजें विदेश से मंगवाई जाए। ये थॉट प्रोसेस पहले चल रहा था कि अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करेंगे तो वो लोग ग्रो कर जाएंगे और फिर हम मार्केट में अच्छा करेंगे। तो नतीजा ये हुआ कि कुछ सेक्टर में तो ऐसा फायदा देखने को मिला, लेकिन बहुत सारे सेक्टर में हम उस तरीके से डेवलपमेंट पर नहीं पहुंच सके जैसा हमें पहुंचना चाहिए था। तो रेस्ट्रिक्शंस, कीप द वर्ड इन माइंड, रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना रेस्ट्रिक्शन इंपोज अलग अलग सेक्टर में। फिर चाहे आपको याद हो इंडस्ट्रीज में रेस्ट्रिक्शन इंपोज था। क्या था रेस्ट्रिक्शन? लाइसेंस। अगर तो बिजनेस करना है लाइसेंस चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन कम करना है, क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। ऐसे कई सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, इंटरनल ट्रेड पर भी और एक्सटर्नल ट्रेड पर भी। इसी को खत्म करने के लिए जो रूल्स को सिंप्लीफाई करा गया ना, जिसको ब्रॉड नाम दिया गया है लिबरलाइजेशन। ना इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या कहा गया इसमें। एज पॉइंटेड आउट इन द बिगिनिंग, रूल्स एंड लॉज विच वर एम्ड एट रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज became major hindrance in growth and development। क्या मतलब? मतलब ये कि जो शुरुआत में रूल्स और रेगुलेशन हमने अडॉप्ट किया था, मकसद था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सही डायरेक्शन में रेगुलेट करना है, और रेगुलेट ना करके वो रुकावट बनने लग गया था, डेवलपमेंट में रुकावट बनने लग गया था। सो लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। क्या इंट्रोड्यूस करा गया? लिबरलाइजेशन। HDMI 3 पे कर लेना, पावर ऑन करके। शॉर्टकट बटन याद होना चाहिए आप लोगों को। जो करो देख लो अगर ऑन होगी। और ठीक है ना, तो पहले ही पॉइंट आउट कर चुके हम इस बात को कि जो रूल्स और लॉज इंप्लीमेंट किए गए थे, मकसद था रेगुलेट करना, लेकिन रेगुलेशन के बजाय क्या देखने को मिला? इंस्टेड ऑफ रेगुलेशन हिंड्रेंसेस हो गया। यानी वही रूल्स और रेगुलेशन जो हमने अच्छी चीजों को सोच करके दिमाग में रखा था कि भाई बैलेंस रखना है, हर सेक्टर को डेवलप करना है, हर एरियाज को डेवलप करना है, नतीजा ऐसा नहीं हो पा रहा था। वजह यह था कि इसको मिस यूज किया गया इन पॉलिसीज को कई सारे सेक्टर में। तो लिबरलाइजेशन एक्चुअली में कहते ही हैं कि जो रूल्स और रेगुलेशंस अब अडॉप्ट किए गए थे इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए, इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए, वो एक्चुअली में रुकावट बनने लग गई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस, तो फिर इंट्रोडक्शन किया गया लिबरलाइजेशन का, टू पुट एन एंड टू दीज रेस्ट्रिक्शन एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो लिबरलाइजेशन के जरिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को जो रेगुलेशन के नाम पे हिंड्रेंस बन चुकी थी उनको खत्म करने का काम किया, उसे रिमूव करने का काम किया गया। अब देख लेते हैं कौन कौन सा लिबरलाइजेशन मेजर्स गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करा। कई सारे मेजरमेंट लिए गए थे, और ये इंट्रोडक्शन खास करके एक्सपोर्ट के सेक्टर में कब शुरू हो गया था? व्हाट इज द ड्यूरेशन? कब से शुरू हो गया था? यानी लिबरलाइजेशन का प्रोसेस गवर्नमेंट ने 1990 में तो आकर के मेजर लेवल पे चेंज करा,
बट एक्सपोर्ट सेक्टर में 1980 से ये चेंजेस होने लग गया था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हो या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की बात हो या फिर फिस्कल पॉलिसी हो। फिस्कल पॉलिसी देखो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आप समझ गए होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आपको समझ आ गया होगा, लेकिन यहां पे एक वर्ड आया फिस्कल पॉलिसी। ये दीज आर टेक्निकल टर्म्स। फिस्कल पॉलिसी क्या है, तो याद रखिएगा जब ये वर्ड आए ना फिस्कल पॉलिसी, या आपसे कोई कह दे कि व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल पॉलिसी, तो आपका जवाब आना चाहिए कि द पॉलिसी रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसीज और इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का, उसको फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी हो या टेक्निकल अपग्रेडेशन से रिलेटेड पॉलिसी हो या फिर फिस्कल पॉलिसी हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, इन सारे के सारे सेक्टर्स का रिफॉर्म 1980 से ही शुरू कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जो 1991 में जो रिफॉर्म लाया गया ना वो ज्यादा डिटेल्ड था, यानी 1980 से ये सारे सेक्टर्स का अपग्रेडेशन और बेटर करना शुरू हो गया था, लेकिन 1991 में आकर के इन्हीं पॉलिसीज को बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट किया गया। तो कुछ एरियाज हम लोग इसमें देखेंगे, यानी अब हम लोग ना रिफॉर्म को स्टडी करेंगे सेक्टर वाइज। मतलब ये तो एक ओवरऑल ब्रॉड फॉर्मेट दे दिया गया कि रूल्स और रेगुलेशंस को आसान बनाए गए। तो किन किन रूल्स और रेगुलेशन को आसान बनाया गया, इंडस्ट्री सेक्टर में क्या आसान किया गया, टैक्सेशन के सेक्टर में क्या इजी किया गया, तो इन सबको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो आप देख लीजिए किन किन से सेक्टर्स को आप स्टडी करने वाले हो। पहला तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर, तीसरा टैक्स सेक्टर और चौथा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और पांचवा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। यानी हम लोग रिफॉर्म को, लिबरलाइजेशन यानी पॉलिसीज को आसान जो बनाया गया है उन पॉलिसीज को सेक्टर वाइज पढ़ने वाले हैं और 5 सेक्टर्स में आपको इस टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया है। पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, और भी आगे के कई सारे पॉइंट्स आएंगे। तो वो 5 सेक्टर रिफॉर्म्स कौन कौन सा है यहां पे देख लीजिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर नंबर 1, फाइनेंशियल सेक्टर नंबर 2, टैक्स रिफॉर्म नंबर 3, ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नंबर 4 एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर नंबर 5। इन 5 सेक्टर में लिबरलाइजेशन पॉलिसीज अडॉप्ट किया गया। अब हम ये देखेंगे कि लिबरलाइजेशन का जो पॉलिसी अडॉप्ट किया गया है इन सारे सेक्टर्स में 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस सेक्टर की, विच सेक्टर इज दिस, इंडस्ट्रियल सेक्टर। कौन सा सेक्टर है ये, इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इंडिया में जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, यानी जब हम बात करेंगे रिफॉर्म की तो हम उस सेक्टर के प्रीवियस पॉलिसीज को भी समझते चलेंगे कि क्या सिचुएशन था और क्यों बदलाव किया गया। तो आप याद रखेंगे कि इससे पहले जो पॉलिसीज 1950 से लेकर के 1980-90 तक चली है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उनका मकसद क्या था, उसको कई तरीके से इन्फोर्स किया गया था। पहला ये कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर विच एवरी एंटरप्रेन्योर हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स to start a firm, close a firm or decide the amount of goods that could be produced। यही था ना रेगुलेशन, कि आपको अगर इंडस्ट्री शुरू करनी है, इंडस्ट्री एक्सपैंड करनी है, इंडस्ट्री बंद करनी है, इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्शन करना है, इन सारे केसेस में आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल से जाके पूछना पड़ता, रिटन में परमिशन लेना पड़ता था। इसको लाइसेंसिंग राज बोला गया था। एक तो ये था। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, वहां पे प्राइवेट सेक्टर इंटर ही नहीं कर सकती थी। उसके अलावा सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कुछ गुड्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व रखा गया था। फर्दर, कंट्रोल्स ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के प्राइस तक को रेगुलेट किया था गवर्नमेंट ने, यानी प्राइस भी डिसाइड कर रहे थे। इतना रेस्ट्रिक्शन था किस पे, इंडस्ट्रीज पे। ये तो बात समझ आ गया कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन था, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन था, पता चला। लाइसेंस राज लगा हुआ था, लाइसेंसिंग सिस्टम लगा हुआ था। इंडस्ट्रीज ओपन करना है, बंद करना है, एक्सपैंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, इन सब में। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज में आने का परमिशन नहीं था बहुत सारे एरियाज में। तीसरा, बहुत सारे गुड्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व रख दिया गया था, वहां पे बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं स्टैब्लिश कर सकते थे। चौथा, आप प्राइस फिक्स नहीं कर सकते थे, यानी प्राइस का भी कंट्रोल किसके पास था, गवर्नमेंट के पास था। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। नाउ वी विल सी कि क्या चेंज किया गवर्नमेंट ने 1991 की पॉलिसी में, किया क्या। लेट्स सी। द रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड इन एंड आफ्टर 1991 रिमूव्ड मेनी ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शंस। यानी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन को गवर्नमेंट ने खत्म करा। जितने रेस्ट्रिक्शन हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं,
उसमें से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन को गवर्नमेंट ने क्या करा, खत्म किया। कौन कौन सा? पहला, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। लगभग प्रोडक्ट में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रखा या खत्म कर दिया? खत्म। यानी अब अगर इंडस्ट्रीज आपको ओपन करना है तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन को कम करना है तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बिजनेस बंद करना है, यू डोंट नीड अ लाइसेंस नाउ। क्या ये सारे इंडस्ट्रीज में किया गया? नहीं, कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी जिसमें छोड़ा गया? तो देखिए, अल्कोहल है, सिगरेट है, हैजर्डस केमिकल है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एरोस्पेस है, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स हैं। यानी ये देख लीजिए, हेल्थ और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडस्ट्रीज है ना, उन इंडस्ट्रीज में लाइसेंस का जरूरत मेंटेन रखा गया। बाकी सब में, यानी अब आपको ब्रेड बनाना है तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाना है तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इन कैटेगरीज को छोड़ के बाकी सारे कैटेगरीज में लाइसेंसिंग सिस्टम रखा या खत्म कर दिया? खत्म कर दिया। द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नॉट रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। अब देखिए, पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रिजर्व रखा गया था। क्या किया? कुछ ही इंडस्ट्रीज को सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया, बाकी सारी इंडस्ट्रीज को ओपन कर दिया गया। कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर के लिए अभी भी रिजर्वेशन है, यानी वहां पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर रह सकती है अभी भी? कौन कौन सा सेक्टर है? एटॉमिक एनर्जी जनरेशन है, और कुछ कोर एक्टिविटीज हैं, एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट है। ये अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, बाकी सारी चीजों में आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ सकती। मेनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नॉट बीन डी-रिजर्व्ड। आपको पता होगा कि एसएसआई को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो कि अच्छे इंटेंशन से लाया गया था, इस इंटेंशन से कि भाई विलेज में भी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सके, जस्ट लाइक चाइना। चाइना ने जब अपनी इकोनॉमी ओपन अप की ना, तो उसने अपने लोगों के, वहां के लोगों को ना इंकरेज किया क्या कि अपने घर के एक साइड में एक शॉप डाल दो। कौन सा शॉप? इंजीनियरिंग वर्कशॉप। घर से ही इंजीनियरिंग गुड्स बनाओ। इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप करवाया था गवर्नमेंट ने, वहां की गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी लेके आए थे। तो हमारा भी मकसद यही था कि हम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेके आए थे, मकसद ये था कि कॉटेज, विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप हो, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज डेवलप हो, छोटे छोटे शहरों में और गांवों में। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। लेकिन इस पॉलिसीज का उस तरीके से बेनिफिट नहीं मिल सका जैसे मिलना चाहिए था। उल्टा ये हो गया ना कि गुड्स और सर्विसेज कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से, क्योंकि उन सेक्टर में बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती थी, जिनको स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व किया गया, उसमें बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती थी। तो बड़ी इंडस्ट्रीज ना आने की वजह से क्या हुआ? उन गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा था, जबकि कंट्री में डिमांड ज्यादा है। नतीजा, अब जरूरत इस चीज का पड़ा कि नहीं भाई, जो रिजर्वेशन हमने दिया था, जिस सोच के साथ, वो वर्क नहीं कर रहा है, उल्टा नुकसान हो गया है कि गुड्स और सर्विस की अवेलेबिलिटी ही कम हो गई है इन सेक्टर में। तो अब इसका रिजर्वेशन खत्म करो। तो डी रिजर्व किया गया उन सेक्टर को जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थी, उनमें से बहुत सारे गुड्स को डी रिजर्व कर दिया गया। यानी अब डी रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिसमें अब सिर्फ छोटी इंडस्ट्रीज नहीं, आप बड़ी इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। इन मोस्ट इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज बीन अलॉट टू डिटरमाइन द प्राइस। आप देखें, प्राइस रेगुलेशन भी था ना, लगभग सेक्टर में गवर्नमेंट ने छोड़ दिया कि अब मार्केट के ऊपर रहेगा, मार्केट के हिसाब से प्राइस तय होंगी। डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम है तो प्राइस घटेगा। इससे क्या हुआ ना कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, यानी अगर हम कोई गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम डिसाइड करेंगे ना कि मार्केट में हम कितना प्राइस चार्ज करेंगे। अब अगर गवर्नमेंट रेगुलेट कर ले रही है तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम बहुत रेस्ट्रिक्शन में काम करेंगे, बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा, बहुत सारे डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे। तो जब प्राइस का रेगुलेशन हटाया तो इससे प्राइवेट बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। वो ये कि अब वो प्राइस डिसाइड कर सकते थे और प्राइस के बेसिस पे अपने क्वालिटी, क्वांटिटी, हर एक चीज के ऊपर वर्क कर सकते थे। तो ये चेंज आपको देखने को मिला किन सेक्टर में? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। क्या क्या आया? डी लाइसेंसिंग, लाइसेंस को खत्म किया गया कुछ सेक्टर को छोड़ के। एक्सेप्शंस याद रखिएगा, कौन कौन सा सेक्टर को छोड़ के लाइसेंस रखा गया। दूसरा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी उनको डी रिजर्व किया गया कुछ सेक्टर को छोड़ के। जैसे एटॉमिक देखा आपने, रेलवे सेक्टर देखा, डिफेंस सेक्टर देखा, इन सेक्टर्स को छोड़ के वहां पे प्राइवेटाइजेशन अलॉट किया गया, है ना। उसके अलावा आपने ये देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो
पहले बड़े बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्वेशन था, वहां पे भी डी रिजर्वेशन किया गया, यानी बहुत सारे इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्वेशन कैटेगरी से निकाल के उसको ओपन अप कर दिया गया, मतलब वहां पे बड़ी इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश हो सकती थी। और चौथा कि प्राइस मार्केट से तय होगा, ना कि गवर्नमेंट तय करेंगी। तो ये 4 बड़े चेंजेस कहां लाए गए, किस सेक्टर में, किस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। करेक्ट, आवाज आना चाहिए वहां से, क्योंकि मेरे तक आवाज आ जा रहा है। नाउ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म समझ आ रहा है सबको, एवरीवन? चलें आगे बढ़ें। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, सबसे पहले जब ये टर्म यूज हुआ ना फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, तो पहले ही आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये फाइनेंशियल सेक्टर क्या है। क्वेश्चन माइंड में नहीं आएगा ना तो फिर आंसर नहीं ढूंढोगे। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म तो समझ रहे, बदलाव, चेंज को कह रहे हैं, बट फाइनेंशियल सेक्टर, तो देखिए फाइनेंशियल सेक्टर वर्ड यूज हो रहा है ना, तो माइंड में आपके छपना चाहिए कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहां पे पैसे का लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी टेक्स प्लेस हियर। तो आप देख ले कौन कौन आया, कमर्शियल बैंक मतलब जहां हम अपना अकाउंट ओपन करवाते, SBI हो, PNB हो, दिस कम अंडर फाइनेंशियल सेक्टर। इन्वेस्टमेंट बैंक यानी जहां आप जाकर के पैसे इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में, अलग अलग मार्केट में, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हैं। उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट के बारे में बात कर लें, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जहां से आप फॉरेन मार्केट्स में या तो आप करेंसी एक्सचेंज के लिए जाओगे, यानी रुपीज से डॉलर में या डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करोगे, या नहीं तो फिर वहां पर जाकर के आप फाइनेंशियल मार्केट में आप जाके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप फॉरेन का कोई शेयर्स और सिक्योरिटीज खरीदोगे। तो खैर ये सब कुछ इसमें आ जाता है, ये सब का सब फाइनेंशियल सेक्टर में काउंट किया जाता है। अब आते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म लाया गया। सो द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है फाइनेंशियल सेक्टर, RBI। You may be aware that all banks and other financial institutions in India are regulated through various norms and regulation। जो ये norms और regulation कौन लेके आती हैं, RBI। RBI जो नॉर्म्स और रेगुलेशन दिया है उसको हर कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो अक्सर आप न्यूज में देखते होंगे कि इस बैंक के ऊपर विड्रॉल में रेस्ट्रिक्शन लग गया, महाराष्ट्र के एक बैंक के ऊपर RBI ने विड्रॉल पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। क्यों लगाया रेस्ट्रिक्शन, इसका मतलब है कि उस बैंक ने RBI के गाइडलाइंस का टाइम टू टाइम वायलेशन किया है। सो इन रिस्पॉन्स इन्वेस्टर्स को, जो जिन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया उस बैंक में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए RBI ने क्या करा, एक्शन लिया। ठीक है, तो RBI जो है ना वो टाइम टू टाइम रूल्स रेगुलेशन के जरिए जो है ना रेगुलेट करने का काम करती थी, किनको, फाइनेंशियल सेक्टर को। द RBI डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स कैन कीप विद देमसेल्व्स। एक बैंक अपने पास कितना पैसा रख सकती है और एक बैंक कितना पैसा कर्ज के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये कौन डिसाइड करता है, RBI। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, नेचर ऑफ लेंडिंग यानी किस किस तरह की चीजों में कर्जा दिया जाएगा, किस किस सेक्टर में कर्ज दिया जाएगा, ये सारे के सारे नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन RBI डिसाइड करती है। वन ऑफ द मेजर एम ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इज टू रिड्यूस द रोल ऑफ RBI। अब देखो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या था, यहां पे भी बहुत ज्यादा रेगुलेशन थे, जिसकी वजह से आपको याद होगा कि 1991 से पहले जब यहां का आप बैंकिंग सेक्टर देखोगे ना तो वो इतना फ्लरिश किया हुआ नहीं था आज की डेट में जितना है। आज की डेट में आपको गांव-गांव तक, आपको विलेजेस में भी आपको बैंकिंग सेक्टर का एक्सपेंशन ज्यादा बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा, जो उस पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं था, 1991 के समय नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि रेगुलेशन ही इतने थे। तो किया क्या गया कि RBI को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाया गया। क्या बनाया गया, रेगुलेटर से क्या बनाया गया, फैसिलिटेटर। अब वो कहोगे कि सर दोनों में फर्क क्या है। देखो रेगुलेटर का मतलब है कि हम अगर आपको कहें देखो तुमको ऐसे करना है, ऐसे करना है, कुछ भी करना तो हमसे पूछ के करना, तो अपना दिमाग चला पाओगे, और इसलिए नहीं चला पाएंगे। रेगुलेटर का मतलब यही होता है कि जो कह रहे हैं वो करो, अपना दिमाग ना चलाओ। ठीक है, एक्स्ट्रा करोगे फिर एक्शन हो जाएगा, ये था रेगुलेटर। अब फैसिलिटेटर का क्या मतलब है, फैसिलिटेटर का मतलब है कि देखो कुछ गाइडलाइंस डिसाइड कर दिए गए हैं कि देखो बस ये चीजें मेंटेन होनी चाहिए, बाकी तुम जैसे बिजनेस कर सकते हो, बस ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको ब्रेक नहीं करना है,
ये हुआ फैसिलिटेटर। और उसके अलावा आरबीआई ये भी कह रही है कि आपको क्या हेल्प चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए, किस किस सेक्टर में, वो भी कर रही है, यानी फैसिलिटेट करने का काम कर रही है ताकि ग्रो करे चीजें। आपने बैंक ओपन करा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप सारे नॉर्म्स फॉलो करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, ये बेसिक नॉर्म्स है, ये फॉलो कर लो, बाकी बिजनेस जिस लेवल से एक्सपैंड कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट यानी आरबीआई रेगुलेटर से, यानी हर बार ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देकर के काम करवाने की बजाय अब वो क्या बन गई है, बेसिक नॉर्म्स डिसाइड करके अब आपको फ्री छोड़ दिया गया है कि तुम अपना बैंकिंग बिजनेस खुद से डिसाइड करो कि तुम अपने बैंकिंग बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो। बस जो नॉर्म्स हमने सेट किया है, जैसे सीआरआर हमने सेट किया है या एसएलआर हमने सेट किया, क्या है ये टर्म आपको आगे जानने को मिलेगा। तो ये जो भी नॉर्म्स हम सेट करते हैं वो बस फॉलो करना है। तो मिनिमम नॉर्म्स मैक्सिमम फैसिलिटेटर का काम किसने किया, आरबीआई ने। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल सेक्टर मे बी अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मेनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई। नतीजा क्या हुआ, अब बैंकों को अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए सिर्फ उन्हीं मैटर्स में आरबीआई से कंसल्ट करना था जिसमें गाइडलाइंस है, उसके अलावा सारे मैटर्स में वो जो चाहे कर सकती थी, बस वो गाइडलाइन वायलेट नहीं होना चाहिए। पहले क्या था, जितना कहा है उतना ही करना था, एक्स्ट्रा नहीं करना था। दैट्स द डिफरेंस, बिग डिफरेंस है ये। और इसी का रिजल्ट है कि आज के डेट में आप देखते हो कि माइक्रो फाइनेंसिंग हो या बड़े लेवल पे बैंकिंग बिजनेस हो, तेजी से ग्रो कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग बिजनेस फर्म भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा, अभी एक माइक्रो फाइनेंसिंग फर्म है, क्या नाम है उसका, रांची रोड में एक माइक्रो फाइनेंस है, क्या नाम है, एनीबडी, नाम याद नहीं आ रहा है। वो हाई लेंडिंग रेट है उनका, बट छोटे लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, वो बड़ा बैंकिंग सेक्टर नहीं है। जैसे कि आप बैंक जानते हो, एक्सिस बैंक है, आईसीआई है, एसबीआई है, पीएनबी है, तो इतने बड़े प्लेयर तो वो नहीं है, इतने बड़े तो प्लेयर नहीं है वो, लेकिन स्मॉल प्लेयर हैं, ठीक है। क्या नाम आ रहा है माइक्रो फाइनेंस का, उसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, मैं भी आप लोगों को याद हो, अच्छा खैर याद आ जाएगा तो रिकॉल करा देंगे, ठीक है। आगे चले हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत, क्या आया फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म, एक कीवर्ड, एक सेंटेंस, आरबीआई बिकेम फैसिलिटेटर फ्रॉम रेगुलेटर। आरबीआई पहले क्या था, रेगुलेटर, अब क्या बना, फैसिलिटेटर। रेगुलेटर का मतलब समझ में आया, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन जैसे दिया गया है उतना ही करना है, वैसे ही करना है, दिस इज रेगुलेटर। और फैसिलिटेटर का क्या मतलब है, बेसिक गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करना है, एंड फॉलोइंग दोज गाइडलाइंस यू कैन टेक द डिसीजन ऑन योर, और खुद से डिसीजन ले सकते हो बहुत सारे मैटर्स। तो ये है फैसिलिटेटर का मतलब। नेक्स्ट इज द रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब ये बदलाव के नतीजे में क्या देखने को मिला, कौन सा सेक्टर बैंक आया, एग्जैक्टली और ये सिर्फ इंडियन बैंक नहीं आए, फॉरेन बैंक्स भी आए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बैंक्स में बढ़ा दिया गया, यानी विदेशी निवेश बैंक में बढ़ा दिया गया, कितना कर दिया गया, 74%। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब यह है कि एक बैंक में अब विदेश के लोग 74% तक का स्टेक रख सकते थे, 74% तक का इन्वेस्टमेंट करके रख सकते थे। कितना परसेंट, और आपको पता होगा कि 51% से ज्यादा स्टेक किसी के पास जाता है तो कंपनी उसकी हो जाती है ना। तो अगर फॉरेनर्स ने 74% तक अलॉट कर दिया, इसका मतलब यह है सीधा सीधा कि फॉरेन बैंक्स भी अब स्टैब्लिश हो सकती थी, मतलब अब वो हो सकेंगी। और आप देखोगे कि आज के डेट में भी बहुत सारे फॉरेन बैंक है ना, एक दो नाम याद है फॉरेन बैंक, एक दो नाम याद बताओ, बोलो, याद है किसी को, मतलब किसी ने देखा है ऐसा कोई नाम, फॉरेन बैंक्स बहुत सारे। चलिए एक टास्क दिया आप लोगों को, मतलब घर पे जाइएगा ना, ढूंढिएगा फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, नाम आ जाएगा, बहुत सारे नाम आ जाएगा। तो याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को 74%। Those banks which fulfill certain condition have been given freedom to set up new branches without the approval of RBI। अब देखो, अगर आपको बिजनेस एक्सपेंशन करना है, नए ब्रांच खोलने हैं, तो अगर आप सारे के सारे नॉर्म्स आरबीआई के फॉलो करते हो, मतलब यू आर अ गुड स्टूडेंट इन द आइज ऑफ आरबीआई, कि आरबीआई के लिए आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, हर बॉक्स को टिक कर रहे हो, करेक्ट टिक कर रहे हो,
तो फिर आपको ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाता है अपने बिजनेस एक्सपेंशन से रिलेटेड डिसीजन लेने का कि नए ब्रांच खोलने हैं, कहां पे खोलना है, क्या करना है। यू आर फ्री टू डू दैट। कब? जब आप सर्टेन बॉक्सेस टिक कर लेते हो। तो बहुत सारे बैंक जब वो कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल कर देते तो उनको फ्रीडम मिल जाता बिजनेस के एक्सपेंशन करने का। The banks have been given permission to generate resources from India and abroad. Certain managerial aspects have been retained with the RBI to safeguard the interest of the account holder and the nation. अब देखो, अगर हम 74% का इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स को दिया है तो एक चांसेस ये भी होता है कि वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस हैं। यानी फॉरेन के लोग आएंगे, अपना बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट करेंगे और यहाँ के बहुत सारे अकाउंट होल्डर को नुकसान पहुंचा के चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता था। ऐसा ना हो इसके लिए आरबीआई ने क्या स्टेप लिया? इसके लिए आरबीआई ने ये स्टेप लिया था कि मैनेजरियल एस्पेक्ट, बहुत सारे मैनेजरियल एस्पेक्ट को आरबीआई ने खुद के पास रखा। बोला तुम फॉरेन बैंक हो, ठीक है, हमने 74% अलाउ किया है, सही है, लेकिन मैनेजमेंट पोजीशन पे मेरा ये बंदा होगा। अब इससे क्या हुआ कि फंक्शनिंग के बारे में आरबीआई को रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलना तय था। यहां तक कोई दिक्कत? तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म समझ आ गया। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म समझ में आया। आरबीआई बना फैसिलिटेटर से रेगुलेटर, जिसका रिजल्ट क्या मिला कि प्राइवेट सेक्टर बैंक तेजी से कंट्री में आने लगे। और क्या बेनिफिट मिला कि आपको फॉरेन बैंक्स भी इस सेक्टर में आए। फॉरेन बैंक्स के लिए 74% का लिमिट इंक्रीज करने के साथ साथ गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया था। एंड द रेस्ट्रिक्शन वाज कि मैनेजमेंट के पोजीशन पे कुछ पोस्ट को आरबीआई डिसाइड करती थी कि उस पर कौन होगा। क्यों? ताकि सारा डिटेल वर्किंग का किसके पास मिल जाता रहे? आरबीआई के पास, ताकि आरबीआई को समय रहते ये पता चल जाए कि कोई बैंक बड़ा फ्रॉड करके तो नहीं भागने वाले। क्लियर है? तो ये था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अगले क्लास में, जो कि टाइम हो गया आप लोगों का, अगले क्लास में हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से यहां से पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आई का डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है बात समझ में आई हो। कोई दिक्कत? 2 मिनट रुकोगे सब लोग?